सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में वाक़े जो पार्टी सेक्रेटेरिएट है उस पर गुज़िश्ता रात CDA की जानिब से इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन किया गया। वहाँ पर उस ऑफिस के, उस दफ्तर के कुछ हिस्से को गिराया भी गया और फिर उसके बाद उसको सील कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहुँची। बैरिस्टर गौहर साहब जब वहाँ पहुँचे, मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि हमें इससे पहले कोई पेशगी नोटिस नहीं मिला, इस प्रॉपर्टी में हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ और ना हमें कोई तारीख दी गई, ना हमें कोई वक्त दिया गया कि हम इस बिल्डिंग को खाली करते या हम CDA के साथ इस मामले पर बात करते या कानूनी तौर पर हमारी लीगल टीम उनको एंगेज करती। बल्कि जब हमने CDA वालों से जो तहरीरी ऑपरेशन के अहकामात थे उसको जब हमने तलब किया तो वो वहाँ से फिर रफू चक्कर हो गए, वो वहाँ से भाग निकले और उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब हमें देने के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन इस पर आज सेनेट में जब गुफ्तगू हुई तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर TDA की जानिब से जो पहला नोटिस था PTI को वो 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। क्या उन्होंने गुफ्तगू की है, ज़रा 2-3 जुमले उनके मुलाहिज़ा कीजिएगा। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये बता रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है जो CDA से उन्होंने लिया है 2020 से और फिर ये 10 मई तक के नोटिस की तमाम तफसीलात उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाक़े को सियासी इंतकामी कार्रवाई से ताबीर कर रही है। 2 रोज़ पहले उनके तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब को भी एक हमले के नतीजे में ज़ख्मी कर दिया गया था। तो अब ये जो वाक़या तवातुर के साथ पेश आ रहे हैं, ये महज इत्तेफाक है या फिर इसमें शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, इस पर ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक आज जो CDA अपने जो उनका जो दफ्तर था, जो सेक्रेटेरिएट था, पार्टी सेक्रेटेरिएट, वहाँ पर भी जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम तो सीज़ फायर चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से गुफ्तगू की गई कि अब ये क्लैश ऑफ टाइटन को ख़त्म करना होगा तभी मामलात आगे बढ़ सकेंगे। तो हुकूमत क्या इन मामलात को अब आगे लेकर बढ़ना चाहती है? शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। तो शाहीन साहब, ये अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज तो जब गुफ्तगू की तो उन्होंने 2020 से 10 मई 2024 तक का पूरा रिकॉर्ड फराहम कर दिया और बैरिस्टर गौहर साहब और आपकी दीगर लीडरशिप ये कह रही थी कि हमें कोई नोटिस मौसूल ही नहीं हुआ है। तो ये ऐसा तो नहीं था कि वहाँ नोटिस पहुँचता तो था लेकिन वहाँ का अमला मौसूल ही नहीं, उसको वसूल नहीं करता था और फिर मजबूरन CDA को ये कार्रवाई करना पड़ गई। देखिए, बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये सारा कुछ रात जो कुछ हुआ मीडिया ने रिपोर्ट किया तो हम लोग पहुँचे, क्योंकि ये घर तो था नहीं, ये तो ऑफिस था और मीडिया की सारी मौजूदगी में ये ऑपरेशन हुआ। 12 CDA वालों से और ADCG वहाँ था, मैं था, गौर खान थे, उमर साहब थे, टीम थी हमारे वर्कर से। हमने उनसे पूछा कोई नोटिस जो हमें भेजा हो आपने आज तक, वो हमें बता दें। आज तक कोई ऑर्डर लेटर कोई इस हवाले से कोई है तो आप हमें बता दें। जब बार बार इसरार किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे रिपोर्टर्स और दोस्तों ने, उन्होंने उसके बाद कहा जी हम आपको देंगे, भेजेंगे। हमने पहले ये कहा कि ये प्रॉपर्टी PTI की है ही नहीं, रात मुस्तकिल चलाया उन्होंने। हमने कहा भाई PTI के नाम है, हमारे कागज अंदर पड़े हैं या हमारा जो कोई फाइनेंस का रेलिवेंट बंदा है, अब इस वक्त तो किसी के पास, हमारे पास तो हम लेकर तो थोड़े आए हैं, हम घर में तो ये पेपर नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि हम आपको सारी एविडेंस देंगे। उन्होंने कहा जी ये सरताज नामी बंदे की मिल्कियत है, हमने 2022 में उनको पहला नोटिस भेजा था। एक बात उन्होंने की और उसका नोटिस सर्कुलेट भी हुआ सोशल मीडिया पे, उसकी कॉपी हमने निकलवाई और रात लेट नाइट उन्होंने सर्कुलेट किया किसी CDA के बंदे ने। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी इनकी है ही नहीं तो ये यहाँ बैठे कैसे हैं। तो लिहाजा कल रात तक CDA का मौक़िफ़ ये आखिरी ये था कि हमने 2022 और 2023 को नोटिस किए हैं। ये किसी एक जगह पे कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हमने 2024 को या 10 मई को कोई नोटिस भेजा है। अच्छा। लिहाजा ये जो आफ्टर थाट लॉ मिनिस्टर साहब या कोई CDA का अमला जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नंबर 3 ये है कि कोई ऐसी रिसीविंग ऑन बिहाफ ऑफ द PTI वो एड्रेस ही नहीं है। जो सरताज का एक जो नोटिस इन्होंने भेजा है उसका एड्रेस भी कहीं और है। कोई एक नोटिस PTI
या उसके कोई ऑफिशियल को आज तक कोई रिसीविंग कराई हो, वो बता दें, दिखा दें, हम मान लेंगे। ठीक है। और शुएब साहब, ये लिहाजा ये सारा झूठ का सीडीए का कोई नोटिस नहीं आया, उनकी जानिब से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब अपनी जगह पर, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी थी इसमें जो एक लीगल आपकी लैंड होती है उससे बढ़कर कुछ तजावुजात आप लोगों की जानिब से, पार्टी की जानिब से, चाहे वो जानते हुए या ना जानते हुए भी, क्या वहाँ पर इस तरह का कोई सिलसिला मौजूद था? देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, सबसे पहली बुनियादी हमारे जो सीडीए के रेगुलेशंस हैं कि किसी ने भी अगर तो कोई जंगला लगाया हुआ है, कोई या बारबेट वायर लगाई हुई है, या कोई अपने सिक्योरिटी मेयर्स के लिए इसको लगाया हुआ है, कि ये इंक्रोचमेंट में नहीं होता। इंक्रोचमेंट होती है कि कोई जगह सीडीए की या कोई ऐसी जगह जो आपने वहाँ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बना ली हो, लिहाजा वो तो हमारी कोई नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, आज तक नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई वायलेशन, वो ये समझते हैं कि ये वायलेशन ऑफ रेगुलेशंस हैं, ये सिविल लायबिलिटी होती है, ये कोई क्राइम नहीं होता, ये कोई पर्चा नहीं होता। उसका तरीका होता है कि उनको कहा जाता है कि ये वाली जो हद है ये आपकी, हम समझते हैं कि सीडीए बाई लॉज या रेगुलेशंस की वायलेशन है, आप इसको रिमूव कर लीजिए, वरना हम आके रिमूव कर देंगे। उसके लिए एक नोटिस होता है, उसका रीजनेबल टाइम होता है, उस पर फिर मालिक की मर्जी होती है कि वो उसको गिरा दे, ये रिमूव कर दे, हटा दे, चेंज कर दे, उसका जो भी तरीकाकार होता है। और रात जब हम गए हैं, हमने उनके कहने से पहले कहा, जी आप हमें कोई नोटिस, कोई लेटर आज दे दें और हमें रीजनेबल टाइम बता दें, और हम आपको मुतमईन करते हैं कि ये विद इन द पैरामीटर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और अगर कोई चीज आप समझते हैं इसके बावजूद कि वो वायलेशन ऑफ द बाई लॉज है, हम खुद उसको अपने तय रिमूव कर देंगे। आप हमें 2 दिन का टाइम दे दें, 1 दिन का टाइम दे दें, आप हमारी इस तरीके से बिल्डिंग को या जगहों को या चीजों को खराब मत करें। लेकिन आपको पता है, न सिर्फ उन्होंने हमारी कोई बात सुनी, हालांकि हर चीज लाइव कवरेज हो रही थी, पूरा मीडिया आपका मौजूद था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, बाकी सोशल मीडिया के दोस्त भी, और इसके साथ हमारे पीटीआई के इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए और कहा जी इन्होंने हवाई फायरिंग की है, और हाथ में आईनी रॉड था, और वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको लाइव दिखाया है, और 780 यानी दहशतगर्दी का पर्चा करके उसको कल पुलिस उठा कर ले गई। ठीक है, चलिए इस मामले पर जरा हुकूमती मौक़िफ़ लेने से पहले जरा कामरान मुर्तज़ा साहब, चूंकि अभी आप लोगों की मुलाकातें भी थोड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चल रही हैं, और ये वो अब एक टाइम था कि उम्मीद ये की जा रही थी कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में कोई इंगेजमेंट होगी, कोई मिलकर बैठेंगे, कोई मामला आगे चलेगा, लेकिन ऐसे मौके पर ये 1-2 वाक़यात ऐसे हो गए। तो ये एक तो रात के 12 बजे, क्या आम तौर पर आप चूँकि कानूनी एक्सपर्ट हैं, बताइएगा सीडीए इसी तरह कार्रवाई करता है क्या? दीगर प्रॉपर्टीज़ को भी, या इस्लामाबाद में कोई एक ऐसी बिल्डिंग तो मौजूद नहीं थी, सिर्फ ये सरताज अली नामी जिसकी ये बता रहे हैं, तो ये दीगर भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या उन पर भी इसी स्पीड से और इसी तरह से कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, या हुई हैं माजी में? आपके इल्म में कुछ ऐसा मामला है, या ये एक बिल्कुल अलग से इस केस को लिया गया? पहले तो मजम्मत, जो कुछ हुआ कल रात ये बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, दुरुस्त नहीं हुआ। मगर आप कहते हैं कि माजी में भी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई। शोएब शाहीन साहब का ऑफिस और मेरा ऑफिस आधे किलोमीटर के फासले पे है। सड़क की एक तरफ इनका ऑफिस है, सड़क की दूसरी तरफ मेरा ऑफिस है इस्लामाबाद का। और जब इनकी हुकूमत थी तो मेरे ऑफिस में इसी तरह से सीडीए की तरफ से, इनके ऑफिस को नहीं, उन्होंने वो नोटिस दिया होगा, मुझे नोटिस दिया जब हम जो है वो अपना गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, तो इनकी तरफ से कि जी आप इस घर में जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और नोटिस आ गया इसको सील करने का। ये एक वाक़या इनके दौरे हुकूमत में। दूसरा, ये हुकूमतें में कहने का मकसद ये है कि हुकूमतें इस तरह से करती हैं और सारी हुकूमतें पाकिस्तान की हमारे यहाँ फाशिस्ट होती हैं। और दूसरा वाक़या भी इनको मैं याद दिला दूँ, ऑफिस में जुमे का दिन था, जैसे आज जुमे का दिन है, नॉर्मली मैं कोयटा घर चला जाता हूँ जुमे को, और फिर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम था, कोई उससे पहले जो है ना वो कोई इशू रेज हुआ था किसी हाउस में, तो उस प्रॉब्लम के नतीजे में हमारे घर में, हमारे उस ऑफिस में आके पिस्टल के साथ लोग नकाबपोश घुस गए, चोरी और डकैती के नाम पे, मगर लेके कोई ख़ास चीज़ नहीं गए, मासवाए वो डिफेंस कमेटी का खंजर मुझे तोहफे में मिला हुआ खंजर था, एक असर खूबसूरत सा लगा हुआ था जिसके अच्छे से सीन थे, और चंद थोड़े से पैसे बाकियों से भी नहीं। तो हुकूमतें जो ना इसी तरह से करती हैं, इनके दौर में भी किया करती थी, आज नून और पीपल्स पार्टी के दौर में भी करते हैं। वो कल भी गलत था, वो आज भी गलत है।
कि इस तरह की रखते हैं। ये 2 वाक़यात तो ये इस तरह के हैं, मारपीट का वो वाक़या तो फिर तीसरा वो अलग है जो हमारे साथ हुआ था पार्लियामेंट लॉजेस में। तो हुकूमतें इस तरह से किया करती हैं, ये पाकिस्तान की हुकूमतें हैं, और पाकिस्तान की हुकूमतें अकल नहीं सीखती, उनको नहीं पता कि मंजर बदल जाते हैं। ठीक है शोएब शाहीन साहब, अब ये ज़ाहिर ये चंद एक वाक़यात ऐसे हुए हैं कि अब अपोजिशन और हुकूमत में जो फासले कम होने की तवक्को की जा रही थी, कुछ शराइत आपने रखी थी, उस पर एक आध अगर हुकूमत मानती तो कोई डायलॉग की सूरत हाल निकलती। ये तो इससे फिर ज़ाहिर है कि एक डायलॉग की फ़ज़ा नहीं पैदा हो सकेगी। आप लोगों की मुलाकात मौलाना साहब से भी हुई, अपोजिशन फिर अपनी अब तहरीक पर क्या सड़कों पर हमें नज़र आएगी? अब आप लोग क्या आगे की हिकमत अमली इख्तियार करने जा रहे हैं? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि हम तो अपनी हिकमत अमली एहतजाज की फाइनलाइज कर चुके हैं, हम अपने प्रोसेस में हैं। हम तो इनको ज़ाहिर नहीं मानते, हम इनको कठपुतली मानते हैं। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव अनवार काकड़, जिसकी ड्यूटी थी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की, जब उससे पूछा गया कि गंदम स्कैंडल में आपने पैसे खाए हैं, तो उसका वो जवाब देते हैं कि जनाब नहीं, मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप लोग मुँह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, ये मुस्लिम लीग नून वाले। और जिस अंदाज से वो यहाँ बैठे हुए हैं, इलेक्शन आशिफ भी आ रहा है, शहबाज भी आ रहा है, आ रही है, और जिस तरह इनको मुसल्लत किया गया वो सब आपने हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इनको हमारे सरों पर मुसल्लत किया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजंस कि उनको इमरान खान से दुश्मनी है। उनको पता है कि इमरान खान की 180 से ज़्यादा सीटें हैं, वो जीते हैं, लेकिन उनको हराने, और हमारी 3 सीटें इस्लामाबाद वाली आपके सामने ही हैं, हमें भी 70-55 हज़ार की लीड से हम जीते हुए लोग हैं, लेकिन हमें हराया गया और फॉर्म 47 के जरिए इनको लाया गया। अब सिंपल बात है, अगर ये नेकनीयती चाहते थे और हैं तो इनको चाहिए था कि ये इमीडिएटली जुडिशल कमीशन बनाते, और इनको पता है कि ये हार के आए हुए हैं, क्योंकि फॉर्म 45 तो इनके पास भी है, वो हमारे पास भी हैं। और जिस अंदाज से फिर ज़िमनी इलेक्शन कराए गए वो भी आपके सामने है। जो तमाशा कागजात नामजदगी जमा कराने से लेकर कागजात छीनने तक और हमारे कागजात रिजेक्ट करने तक, वो सब हमने भुगता, और आज तक हम पंजाब में भुगत रहे हैं और इस्लामाबाद में। मैं पिछले कमरान मुर्तज़ा साहब ने जो कहा, मैं उसको वो डिनाई नहीं करता, लेकिन जो कुछ अगर गलत माजी में हुआ है वो भी गलत था, मैं उसको भी मजम्मत करता हूँ। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसकी मिसाल पाकिस्तान के 76 साल में नहीं मिलती। आज मैं अपनी बात करूँ, मेरे खिलाफ पिछले 3 महीनों में 5 FIR हैं, ये जो कल 5वीं FIR में जमानत करा कर आया हूँ, सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूँ। और आप FIR को देखेंगे, आप उनके इल्जामात देखेंगे, आप खुद हंसेंगे कि हैं क्या। सिमिलरली जिस अंदाज से ये फाशिस्ट हुकूमतें काम कर रही हैं, ये ना आइन की मुताबिक हैं, ना कानून के मुताबिक हैं, ना जमहूरियत की रूह के मुताबिक हैं। लेकिन शोएब साहब, ये आप लोगों को इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को गवर्नमेंट बनाने की ऑफर की, तो उस वक्त आप हुकूमत बनाकर ना सिर्फ जुडिशल कमीशन बनवा सकते थे, बल्कि ये जितनी भी इस वक्त इलेक्शन की ये जो तहकीकात चल रही हैं, आप ही लोगों के केसेस थे, तो आप हुकूमत में रहते हुए भी तो ये सब कर सकते थे अगर पीपल्स पार्टी की उस ऑफर को आप लोग मानते। देखें, पहली बात तो यह है कि हम क्यों किसी के साथ मिल के बनाएं। हमारा पहला मुतालबा यह है कि जो सीटें हम जीत चुके हैं वो हमें दें। इलेक्शन कमीशन के सामने जो कुछ रिकॉर्ड मौजूद है वो फोर्जरी करके वो बैठे हुए हैं। वो आपके इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कहा, जो अनवार काकड़ ने कहा, जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कामरान कसूरी ने कहा, निसार चीमा ने कहा, किसने नहीं कहा, मौलाना फजल रहमान ने कहा, सबके रिकॉर्ड आपके सामने हैं। हम ये कहते हैं कि बात यह है कि हम पीपल्स पार्टी भी तो इसमें से बेनिफिशियरी है इस सारे फ्रॉड की, वो भी तो कई सीटों पे कब्जा करके आई है, MQM भी कब्जा करके आई है। हम ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत क्यों लें जो हमारा हक है, हम 2/3 मेजॉरिटी से जीते हुए हैं, हम अपना हक लेके क्यों ना हुकूमत बनाएं। चलें जरा नुक्ता आपका आगे ये बताइएगा कि जो रात के इस पहर में ये कार्रवाई की गई है, ये किस तरह का तर्ज अमल है आपकी नज़र में? मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह से कल जो भी वाक़या पेश आया है उसका आज़म रज़ीद तारड़ साहब ने CDA का मौक़िफ़ दिया है, और जाहिर है वहाँ पर फ्लोर का भी जिक्र किया गया कि जिन फ्लोर की अप्रूवल ली गई, फिर उसके साथ साथ इनको जो नोटिस जारी हुए हैं, ये तो इनकी रविश है कि ये हर चीज को डिनाई करते हैं। असल में ये इसलिए चीजों के आदी हैं, जब इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा था और सहूलतकारियां की जा रही थी, वो तो इनके बानी का खुद पूरे का पूरा घर ही इंक्रोचमेंट में आता था, उसका नक्शा ही नहीं अप्रूव था, उसको पिछली तारीखों में अप्रूव किया गया। और फिर जब इनकी हुकूमत आई, ये तो छोड़े,
इन्होंने तो बड़ी बड़ी मार्कीज और पूरे कितनी कमर्शियल बिल्डिंग विक्टिमाइजेशन में जो थी वो गिरा दी और पूरे मतलब है कि लोगों को विक्टिमाइज किया। हमारे सेनेटर थे तनवीर साहब, उनकी प्रॉपर्टी उनके घर तक इन्होंने तोड़ दिए और गिरा दिए। तो अली गौहर साहब, ये अगर बनी गाला लेट सपोज वो इलीगल था भी और उसको बैक डेट में इन्होंने रेगुलराइज कराया, तो आप लोगों की जब 13 से 17 तक की हुकूमत थी उसमें आप लोगों ने कोई कार्रवाई, बल्कि 18 तक की हुकूमत थी, 4 साल उसमें मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, तो उसमें आप लोगों ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की बनी गाला के खिलाफ? जो ये कार्रवाई कल रात हुई है उस दौरे हुकूमत में आप ये उनके खिलाफ भी कर सकते थे ये कार्रवाई। देखिए वो सीडीए का काम है, हो सकता है उन्होंने बारीकी के साथ चेक ना किया और वहाँ पर और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब कामरान मुर्तज़ा साहब, जो पिछली आप लोगों की मुलाकात हुई, मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई JUI की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आगे कोई इत्तेहाद की सूरत में दोनों पार्टियां मिलकर कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगी? मामलात आगे आप लोगों को साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं कि चीज़ें तय हो जाएंगी आप लोगों की? देखिए, 2-3 मामलात में हम इकट्ठे हैं। इसमें एक तो दस्तूर की बालादस्ती का मामला जो है उस पर इनका मौक़िफ़ भी और हमारा मौक़िफ़ भी दोनों एक जैसे हैं, और इसके साथ जमहूरियत की बात हो या मैंडेट की चोरी की बात हो, इस पे भी हमारा और इनका मौक़िफ़ एक है। मगर फिर कुछ ऐसे तज़ादात हैं जो जिसको शायद इस वक्त जो है उसमें अभी तक हम आंसर नहीं कर पा रहे। एक मसला जो खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट के चोरी का है। आप देखिए कि उसमें जो अगर ये विनर है तो रनर अप जो है ना वो हम हैं, और 20 सीटें ऑलमोस्ट ऐसी हैं जिसमें 2000 का फ़र्क है और सब के सब में हम हारते हैं। उस 20 में से 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम का फ़र्क है और सब के सब में हम हारते हैं। बलूचिस्तान अगर चले जाएं तो 4 सीटें, 16 में से 4 सीटें हम ने जीती, 2 में हमने कंटेस्ट नहीं किया, 5 में हम रनर अप हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, बलूचिस्तान में तो इनके साथ ग्रीवेंस नहीं होगा, मगर हमारा ग्रीवेंस जो है ना वो मैंडेट के हवाले से किसी न किसी हवाले से सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इनके अगेंस्ट भी है। पहले ये कहा जाता रहा कि जी वहाँ जो है हम जुडिशल कमीशन दे देंगे और इसके ऊपर जो है ना वो अली अमीन साहब कुछ कर रहे हैं, मगर उसके बाद जो है ना फिर वो रुख मोड़ दिया गया। मगर इसके बावजूद हम इकट्ठा शायद किसी स्टेज पर चलें, मगर अभी तक जो है ना वो हमारा वर्कर शायद इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। तो ये मामला हम वर्कर्स के पास लेके जाएंगे, पार्टी के अंदर अदारों में इनको भी चाहिए कि वो अपने अदारों में लेके जाए, क्योंकि ये भी बहुत कुछ कहते हैं। ये KPK वाले मैंडेट पर पिछली मुलाकात में बात हुई और उस पर फिर PTI की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब आपको मिला? ये कमीशन बनाने के मूड में है? ये इससे पहले कई दफ़ा ये बात हुई है और प्रोग्राम में और इनके जो भी प्रोग्राम में जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उन्होंने कहा कि जी हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा करेंगे और कर रहे हैं, मगर वो बात आगे नहीं बढ़ी। उस दिन चूँकि ये हमारे मेहमान थे तो मेहमान से ऐसी तल्ख बात आमतौर पे नहीं की जाती जिसमें जो ना वो कोई नाराज़गी पैदा की जाए। हम थोड़ा सा रवायतों के अमीन लोग हैं, तो कोई ऐसी तल्खी वाली बात हमने नहीं की। हमने एहतराम किया, बहुत इनका जो हमसे जो इज़्ज़त हो सकती थी इनको दिया, जो मुश्तरका बातें थी हमारे और इनके दरमियान उनको आइडेंटिफाई किया, जो अभी तक जो मुश्किलात हैं वो इनके सामने रखी, इन्होंने भी हमारे सामने। ठीक है, चलें कामरान साहब, चलेंगे माज़रत के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपको रोकना। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कामरान साहब के सामने नुक्ता रखेंगे। अब KPK हुकूमत ने वफाक से पहले बजट पेश कर दिया है। आमतौर पर रिवायत ये होती है कि पहले वफाकी बजट आता है फिर तमाम सूबाई बजट आते हैं, तो इस पर भी क्या JUI को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर मज़ीद बात करें। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज KPK हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है और सबसे पहले इस जो नई हुकूमत की फॉर्मेशन हुई, सूबाई हुकूमतें आई, वफाकी हुकूमत आई, तो कामरान मुर्तज़ा साहब ये आम तौर पर हम ये देखते आए हैं कि सबसे पहले वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश करती है। KPK में एक इस वक्त गवर्नर और वज़ीर आला की भी एक समझे कि एक सर्द जंग चल रही है। गवर्नर उनको ख़त लिखते हैं कि जी मैं आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना चाहता हूँ, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का एक अपना अंदाज़ है और एक अपना मौक़िफ़ है। तो आप लोगों को इस पर कोई एतराज़ है कि ये KPK में बजट पहले और सबसे पहले क्यों गवर्नमेंट ने पेश किया और इनका मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, कोई कानूनी तो इश्काल नहीं है, मगर बेहतर ये होता कि इनको पता होता कि वफाक का बजट आ गया है और वफाक के बजट आने के बाद जो ना इनके हिस्से में जो ना क्या मामलात आए हैं, कितने फ़ंड्स आए हैं, कितने वसाइल आए हैं,
तो फिर उसको किया जाता। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर चलिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेजॉरिटी पार्टी हैं और हमारी सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो इलेक्शन के हवाले से जो इनके अगेंस्ट है वो गलत भी हैं, तो भी जो है ना वो हम चूँकि इनसे हारे हुए हैं, यानी इसके बाद पार्टी अगर कोई मौजूद है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इनके बाद अगर किसी उसमें दूसरे आप कह लें कि दूसरी मेजॉरिटी पार्टी है, तो तब भी इनको एतमाद में लेना चाहिए था ये सब कुछ करने के बाद, करने से पहले। तो इनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ, मगर ये चले मानते हैं इनका हक है, इन्होंने कर लिया। मगर इसके साथ साथ जो है ना मुश्किलात में यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में इजाफा हो रहा है। अच्छा। बाकी गवर्नर और वज़ीर आला की जहाँ तक बात रही है तो आपस में रिश्तेदार हैं, बड़े नज़दीकी रिश्तेदार हैं, एक ज़िले से भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और रिश्तेदारी भी नज़दीक की है। तो अब पता नहीं वो नज़दीकी रिश्तेदारी में क्या मामलात हैं इनके आपस में, तो किसी को दूसरों को एतमाद में ले लेते अगर साथ चलना था तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो शोएब शाहीन साहब, ये आप लोग वफाकी लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं और उसमें आप मौलाना साहब का साथ भी चाहते हैं, आगे साथ चलने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन KPK में अब आप देखें बजट भी पेश कर दिया गया, इनको एतमाद में नहीं लिया गया। KPK के मैंडेट पर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब तक वो दूर नहीं होंगे तो ये आप लोगों की तहरीक कैसे आगे बढ़ सकेगी साथ मिलकर? देखिए, मैं 1 महीना पहले इमरान खान साहब से मुलाकात की और इस हवाले से जो खान साहब ने मुझे कहा कि जी इस मौजू पे मेरे बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि हम KP का हर हल्का खोलने के लिए तैयार हैं। इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, KP के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, बाकी पंजाब में और इस्लामाबाद के भी और कराची का भी है। तो ये मैंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि इस पर एक परमानेंट जुडिशल कमीशन बनता और वो तमाम वो हल्के जहाँ जहाँ भी कोई इशू था उसके ऊपर इस इशू को रिजॉल्व किया जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी मैं नेगोशिएशन कमेटी का मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ और कोर कमेटी का मेंबर हूँ। तो शोएब साहब, ये रुकावट क्या KP के, ये रुकावट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही इसमें कोई सामने आई, या ये क्यों अभी आगे नहीं बढ़ सका मामला पूरे महीने में? देखिए, मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये बात ज़ेर बहस नहीं आई, क्योंकि हम लोग भी वहाँ एग्रीड हैं। अच्छा। हमारे भी कई हल्के जो हाँ हम जीते हुए हैं, हमारे पास फॉर्म 45 है, जो कैंट के एरियाज़ थे या जहाँ जहाँ भी कोई एस्टेब्लिशमेंट की या फ़ौज की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, वहाँ हमें बज़ोर क़ुव्वत हमें हरा दिया गया। हम वो अपने अपने उन हल्कों में हम गए हुए हैं ट्रिब्यूनल में और हमारे केसेस चल रहे हैं। तो चूँकि हम खुद भी वहाँ एग्रीव हैं, अगर कमीशन बनता या बनता तो मेरा ख्याल है कि इनके साथ साथ हमारा ग्रीवेंस भी उसमें रिड्रेस हो सकता था। लेकिन अब मसला ये है कि 180 दिन का है टोटल टाइम ट्रिब्यूनल का, अब 3 महीने से ज़्यादा अरसा तो गुजर गया है। अब हमारे केसेस यहाँ इस्लामाबाद में भी और KP में भी मैच्योर लेवल पे आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि शायद इस वजह से वहाँ कमीशन न बना हो, मगर इस पे कोई बाकायदा कोई डिस्कशन हुई नहीं है, मैं अगर ये कहूँ तो। अच्छा। लेकिन इस हवाले से हमें कोई एतराज़ किसी हवाले से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी एक मौक़िफ़ ये है, एक बयानिया ये है कि KPK में वो कमीशन बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बयानिया मौजूद है? नहीं, ऐसा नहीं है। वजह उसकी ये है कि बहुत चंद एक हल्के हैं जहाँ हमारे सीटें हैं वो नहीं हमें मिली, और कुछ सीटें अगर इनका एतराज़ है JUIF का तो वो एक लिमिटेड हद तक होगा। जो एज ए होल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारा इस्लामाबाद, पंजाब और कराची का इशू है। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल कर रखी है, और अगर इस पे जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे भी बन जाता है तो मेरा ख्याल है फिर तो सारी जो हमारे हल्के हैं या जो इनके हल्के हैं, जिसका भी कोई एतराज़ होगा उसके अंदर उस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी है और हमारी ख्वाहिश भी है और हम चाहते भी हैं कि बजाय इस बात को सूबाई लेवल के कमीशंस कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म के बने, एक ही सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, और जहां पाकिस्तान के सूबाई मामले हल्के हों या सेंट्रल नेशनल असम्बली के, वो सारे एक ही कमीशन में जाएं और इनका परमानेंट बेसिस पे इनको रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है। तो अली गौहर बलोच साहब, जाहिर 2018 में आप लोगों ने धांधली का शोर मचाया, उस वक्त ये जुडिशल कमीशन नहीं बना, एक पार्लिमानी कमीशन के ज़रिए इस मामले को हल की जानिब ले जाया गया। तो अब आपके मुखालफिन, जब आपकी अपोजिशन जब ये डिमांड कर रही है, तो अब आप लोग ये हुकूमत क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रही है? आप लोगों को क्यों एतराज़ है जुडिशल कमीशन इस वक्त बनाने पर, जबकि माजी में आप लोगों की खुद भी ये डिमांड रही है और 13 में आप लोग बना भी चुके हैं अपने पिछले दौर में?
देखिए 2013 में भी यही एक प्रोपोगंडा किया गया था और उसके बाद फिर 35 पंचायत की स्टोरियां मशहूर हुई और फिर बाद में ये कहा गया कि सियासी बयान है। इसके बावजूद उस वक्त कमीशन बनाया गया था और अभी भी जाहिर है कानूनी और आईनी इदारे वही हैं, वही आला अदलिया के जजेज हैं, वही ट्रिब्यूनल हैं और एक आईनी प्रोसीजर मुल्क के अंदर मौजूद है जिसमें के इलेक्शन के मामला निपटाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन फॉरम पर जाना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए प्रोपोगंडा किया जाता है ताकि कोई ना कोई बहाना मिले जिसके जरिए मुल्क में फिर कोई सियासी इंतशार फैलाया जाए, फिर लॉकडाउन किए जाएं, फिर जलसे जुलूस निकाले जाएं। ये उसकी मैं समझता हूँ कि ये तैयारियां हैं और इनका मकसद यही है क्योंकि ये आइन और कानून की बालादस्ती पर तो यकीन नहीं रखते। यही वजह है कि ये फिर इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन अली गौहर साहब, अगर जुडिशियल कमीशन बनाने की डिमांड कोई जमात करती है तो उसका मतलब ये है ना कि वो कानून के मुताबिक ही उस मसले का हल चाहती है। देखें, ये तो फिर हर इलेक्शन के बाद एक ट्रिब्यूनल बन गया करेगा, फिर तो ये आपका निजाम सारा डीरेल हो जाएगा इलेक्शन वाला और यही मुतालबा किया जाएगा। जो पार्टी हारेगी वो कहेगी कि ट्रिब्यूनल बना दो, अब सारी कमीशन बना दो, लेकिन ट्रिब्यूनल्स मौजूद। लेकिन अली गौहर साहब, ये इलेक्शंस के बाद ये मामला शकूक व शुबात का शिकार हो जाता है क्योंकि कभी आरटीएस बैठ जाता है, 8 फरवरी के बाद कई घंटे तक रिजल्ट डिले हो जाते हैं और फिर अचानक रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर शकूक व शुबात पैदा होते हैं। अगर ये वाले मामलात ना हो, शफाफ इंतखाबात हों, तो फिर तो कोई भी जमात डिमांड नहीं करेगी। देखिए, बात ये है कि सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात इनके नहीं है। इन इलेक्शंस में काफ़ी हमारे पंजाब के हल्के हैं जिस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मेरा ख्याल है इनसे ज़्यादा तो हमारे लोग हैं जो ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं। अच्छा। और इलेक्शन से रिलेटेड शिकायत लेकर गए हुए हैं। तो जाहिर है कि ये किसी भी प्रॉपर फॉरम के ऊपर उनको फेस नहीं करना चाहते। यही वजह है कि ये किसी कमीशन का सहारा ढूंढ के किसी और तरफ मामलात को ले जाना चाहते हैं और किसी एक कमीशन के मैं समझता हूँ कि बस की बात नहीं है कि हर हल्के की अलग अलग वो स्क्रूटनाइज करे। ये तो ट्रिब्यूनल की ही है जो कि हर हल्के को जिसको जहाँ पर शिकायत है, चाहे वो JUI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, दीगर जमातें हो, वो तमाम पार्टीज के लिए फॉरम दें और उस पर जाना चाहिए और उनके फैसले हमें भी तस्लीम है, इनको भी तस्लीम करने चाहिए। चले कामरान मुर्तज़ा साहब, अब ये पंजाब में मुस्लिम लीग नून कमीशन बनाने को तैयार नहीं है, इनको भी एतराज़ है इलेक्शन पर। सिंध में पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, वो कमीशन बनाने को तैयार नहीं है। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो कमीशन बनाने को तैयार नहीं है। दूसरे सूबों में उन्हें भी एतराज़ है। तो ये जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, इन सबको एतराज़ात तो हैं इलेक्शन पर, लेकिन इनमें से कोई एक भी कमीशन बनाने को तैयार नहीं है। तो अब ये ट्रिब्यूनल्स के ही फैसले पर आप लोगों को इन्हिसार करना पड़ेगा फिर। देखिए, ट्राइब्यूनल को जो डिज़ाइन किया गया ना, वो क्रिमिनल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है वो उसको केस को साबित करने का, और उसको जो डिज़ाइन किया गया था उस कानून को, उसमें जो है वो मैंने आपके साथ इलेक्शन लड़ा और हम में से दोनों ने, खुदा न खास्ता दोनों में से किसी एक ने धांधली की, इसके लिए डिज़ाइन किया गया था। ये जो अदालत जाती धांधली है, इसके लिए डिज़ाइन नहीं हुआ था। अदालत जाती धांधली को पकड़ने के लिए जो है वो उससे बड़ा शिकंजा जाएगी। वो बड़े शिकंजे में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ये एक इंतज़ाम है पूरे पाकिस्तान में जो कि किया गया है इस वक्त। जिस तरह से 2018 में इंतज़ाम किया गया था, 2024 में इस तरह से इंतज़ाम किया गया है, सिर्फ मंजर बदली हो गया है। ठीक है। कल किसी और के लिए था, आज किसी और के लिए है। उस दिन उस वक्त RTS बैठा था, इस वक्त भी जो है ना वो आप देखिए कि इलेक्शन शुरू के घंटे देखिए, इलेक्शन जब जैसी पोलिंग बंद हुई है उसके बाद जब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, जब ट्रेंड का पता चला है, तो उसके साथ ही जो है ना फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो आपके अपने चैनल से चीज़ें गायब होना शुरू हो गई होंगी, हर चीज़ जैम होना शुरू हो गई है। तो ये जैम होना जो है ये मैं और आप नहीं कर सकते, ये किसी और ने की है, और जिसने की है उसका इंतज़ाम जो है वो फिर अब इस वक्त आप देख रहे हैं उस इंतज़ाम के तहत सारे मामला चल रहे हैं। वो सूबा पंजाब हो, सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलूचिस्तान हो या सूबा सिंध हो। ठीक है जी। अली गौहर बलोच साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस चंद ही सेकंड्स रह गए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी वो चूंकि इससे आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था वो इंक्रोचमेंट का मामला, और जो जाहिर है कि जो भी मतलब है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर तामीरात की हुई हैं। आपको याद होगा इनके दौर में कामरान मुर्तज़ा साहब के भी इल्म में है, एक दफ़ा इन्होंने MNA हॉस्टल में इक़्तिदार के नशन में एक धावा बोला था और JUI के उस वक्त हम मौजूद थे। अभी कामरान साहब ने जिक्र भी किया था, 2-3 केसेस कामरान साहब ने भी गिनवाए अभी।
अंदर घुसे थे और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया था। तो वो मतलब है कि उन चीजों पर भी इनको मादरत करनी चाहिए आपके प्रोग्राम की वसादत से, क्योंकि कामरान मुर्जा साहब भी तशरीफ फरमाए, हम लोग खुद हमें धक्के देकर मजम्मत तो की अभी शुएब शाहीन साहब ने कि अगर उस दौरे हुकूमत में भी जो कुछ हुआ अभी उन्होंने मजम्मत तो की है, अब माजरत करना है ना करना तो जाहिर है उनके। चलो अगर मजम्मत की है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये वही चीजें दोहराएंगे। लेकिन उस वक्त चूंकि इनको ये इक्तदार के नशे में थे, उस वक्त इनको सब खसो खाशाक नजर आते थे, उस वक्त इनकी तवज्जो इन मामलात की तरफ नहीं थी। आज चूंकि ये कहते हैं कि इनको एक कानूनी नोटिस आया है तो उस पर ये सरापा एहतजाज है और ये कहते हैं बड़ी ज्यादती होगी। अगर फ्लोर गलत है तो इनको चाहिए खुद ब खुद गिरा दे ताकि दोबारा ये नौबत ना आए। बिल्कुल सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, शुएब शाहीन साहब। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब IMF ने 4 नई शराइत पाकिस्तान के सामने रख दी है अगले IMF प्रोग्राम के लिए। अब उस पर हुकूमत किस तरह से अमल दरामद करेगी, कितनी वो चैलेंजिंग हो सकती हैं, एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और IMF का वफ़द जो कि पिछले 10 रोज़ से पाकिस्तान में मौजूद था, पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात अब वज़ारत ख़ज़ाना के उनके साथ ख़त्म हो चुके हैं और 4 नई शराइत या तजावीज़ अब उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने रख दी हैं, जिस पर मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम हासिल करना है तो उस पर अमल दरामद करना होगा, जिसमें पहली शर्त यह है कि टैक्स वसूली का जो निज़ाम है उसको शफाफ किया जाए, ये निज़ाम मुनसिफाना होना चाहिए। और दूसरी शर्त उनकी ये है कि तवानाई के शोबे में लाजमी इस्लाहात की जाए। अब IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान में बिजली और गैस की जो लागत है उसको कम किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ इस्लाहात का मतलब ये लिया जाता है कि इसके टैरिफ में शायद इजाफा होगा और इस पर मजीद टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। तीसरी शर्त है उनकी कि महंगाई को काबू किया जाए और उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाए। अब इसका आसान और सादा मतलब क्या है, ये भी हम खुर्रम शहजाद साहब से जानेंगे, जो माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्त यह है कि इसके सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए। तो खुर्रम शहजाद साहब, ये जो 4 शर्तें और 4 ये तजावीज़ इसको आप कह लें, ये सामने रखी गई हैं। अब जून के आखिरी हफ्ते में IMF का वफ़द दोबारा पाकिस्तान आएगा, तो क्या ये इतना अरसा काफ़ी होगा इन पर अमल दरामद के लिए? ये कितनी लॉन्ग टर्म है, कितनी मुश्किल है, हुकूमत इनको आसानी के साथ पूरा कर सकेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये चारों एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये IMF हमें ना भी बताए तो हमें करने हैं, चाहे वो टैक्स के निज़ाम की बेहतरी हो, चाहे वो सही जगह टैक्स लगाना हो, फॉर्मल सेक्टर से टैक्स कम करना हो। और इसमें बहुत सारी एरियाज हम डिस्कस करते आए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा जो है पोर्शन है इकॉनमी का, 22-23% है इकॉनमी का, और वो टैक्स 1% से भी कम देता है। रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड का सेक्टर है वो 20% है इकॉनमी का, वो 1% से कम टैक्स देता है। तो अगर आधी इकॉनमी आपका जो है वो टैक्स 1-2% दे रही है और आधी इकॉनमी बाकी 98% टैक्स जो है उसका बर्डन उठा रही है, तो ये तो डेफिनेटली हम इससे सर्वाइव नहीं कर सकते, हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो IMF ये कह रहा है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमें खुद करनी है ये चीज़, नंबर 1। सेकेंडली आपने बात की महंगाई को कम करने की और उसको मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करने की, तो वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक रीजनेबल जो है वो बात है कि हमें शरह सूद को कहाँ रखना है, रुपए को किस तरह से लेके चलना है ताकि इंपोर्ट्स भी कंटेन्ड रहें, आपकी एक्सपोर्ट्स भी जो है वो कम ना हो, उनका भी एक बैलेंस रहे, बेहतर हो बल्कि एक्सपोर्ट्स, ताकि हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बेहतर रहे, इन्वेस्टमेंट्स आती रहे, स्टेबलाइजेशन का अमल जो है काफ़ी हद तक चलता है। अब हमें ग्रोथ की तरफ भी जाना है और साथ साथ जो है महंगाई जो है वो रुपया छपने की वजह से ज़्यादा जो है महंगाई फ्यूचर में भी होती है। आज अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है और ज़्यादातर स्टेट बैंक अगर नोट छापता है तो डेफिनेटली जो रुपया है उसकी कदर में जो है कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डॉलर तो हम नहीं छापते, नोट छापते हैं, रुपया छापते हैं। तो देखें इंटरेस्ट रेट को इसलिए जो है स्टेट बैंक ने ऊपर रखा हुआ है ताकि महंगाई की शरह नीचे भी आ गई है, लेकिन वो रूम शायद रख रहा है इस वक्त कि अगर वो रूम जो है रहे पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स का, तो लोगों को इंसेंटिव टू सेव जो है लोगों के पास रहेगा, लोग सेव करना शुरू हो गए हैं या सेव करेंगे ज़्यादा और कंज्यूम कम करेंगे। तो उसका मकसद यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सेविंग की तरफ जाएं और लोग जो है कंज्यूम कम करें ताकि डिमांड में कमी आए और जो है महंगाई में कमी हो। तो ये भी एक तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है वो महंगाई को कम करने का या महंगाई को जो है किसी हद तक जो है कंट्रोल करने का, किसी हद तक मैनेज करने का। तीसरी चीज़ आपने कही गैस की कीमतें या टैक्स की बिजली की कीमतें, उस पर टैक्स लगाना मजीद, मेरा नहीं ख्याल कि मजीद टैक्सेस उस पर लगाए जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे टैक्सेस की बात हो रही है पेट्रोल पे या इस तरह की जो है मसनूआत पे, जो कि कार्बन टैक्स की बात होती है, मेरा नहीं ख्याल ये लगना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हमें जो जहाँ से टैक्सेस नहीं आ रहे, जैसे हमने शुरू में कहा एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर रियल एस्टेट है
या फिर जो है होलसेल ट्रेड रिटेल है, ये वो सेक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से टैक्सेस जो है वो कम लगाए जाएँ, लेकिन लगाए जाएँ, डॉक्यूमेंटेशन का अमल जो है बेहतर हो, डिजिटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। और उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की, PIA से जो है काम शुरू हुआ है, होपफुली PIA जो है वक्त पे जो है प्राइवेटाइज हो और एक अच्छी शुरुआत होगी। जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं और ख़ासकर वो जो लॉस मेकिंग है बहुत ज़्यादा, उनको जो है या तो प्राइवेटाइज करना या थोड़ा बेहतर करके जो है इन्वेस्टर्स को देना, ताकि जो है एक विन विन क्रिएट हो सके। लेकिन ये सारा सेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ भी होगा, क्योंकि एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स करेंगे तब जाके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो बेहतर काम करेंगी, एक सर्टेन लेवल पे आएंगी जो जब वो इस काबिल होंगी कि इन्वेस्टर आके उन्हें लेकर उन्हें बेहतर मजीद। ठीक है, तो खुरम साहब ये एनर्जी सेक्टर में अब जो ये रिफॉर्म्स इस वक्त रिक्वायर्ड हैं, ये हम जब भी गवर्नमेंट की ज़बानी सुनते हैं वो हमें ये बताती है कि हम ये टैक्सेस इसलिए लगा रहे हैं, हम टैरिफ इसलिए बढ़ा रहे हैं कि IMF का हमारे ऊपर प्रेशर है। लेकिन IMF के मिशन चीफ खुद ये बात कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बिजली की, गैस की जो कीमत है, जो लागत है, उसको कम किया जाए। यानी IMF सस्ता करने की बात कर रहा है और हम यहाँ IMF का नाम लेकर उसको महंगा कर रहे होते हैं। देखिए, IMF तो ये चाहेगा कि हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुराद मेरी ये है कि जैसे एनर्जी है, टैक्सेस हैं, एनर्जी है, कर्जाजात हैं और ये SOEs हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है, उनको टिकाना। ये 4 एरियाज हैं मेन। तो IMF क्यों नहीं चाहेगा कि वो ऐसे कंट्री को पैसे दे जो कि अपने हालात को बेहतर करें और ना सिर्फ उसका पैसा वापस करें बल्कि उसी पैसे को अपने लोगों पे भी लगाए और एक सस्टेनेबल बेसिस पे जो है अपनी इकॉनमी को चलाए, सस्टेनेबल बेसिस पे अपने लोगों की डेवलपमेंट करें। IMF के साथ होपफुली आगे जाते हुए IMF के साथ अच्छा प्रोग्राम हम कर सकें कि अब वो पहले जो है आपसे वो बात बनवाएगा, फिर आपको पैसे देगा। क्यों हम इस नहज पे आए हैं कि हमने अपने आप को ऐसा कर दिया है कि हमारे पास हमारी क्रेडिबिलिटी भी जो है स्टेक पे। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें बेहतर सकती है अगर हम अपनी विलिंगनेस हमारी और हम आगे लेके चलें। जिस तरह महंगाई को कम करने की बात की जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हुए, तो अब आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें क्या इंटरेस्ट रेट में कमी की हम तवक्को रखें? पिछली चंद मॉनेटरी पॉलिसीज़ ऐसी आई जिसमें इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहा। बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी डिमांड थी कि इस इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, उसके स्टॉक मार्केट पर भी बेहतर असरात मुरतब होंगे, उससे एक बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ेगी, उससे महंगाई में भी कमी हो सकती है। तो ये आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास रूम नज़र आ रहा है आपको? देखिए, इसमें व्यूज़ कुछ इस तरह से होते हैं कि बिल्कुल इंटरेस्ट रेट को क्या कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इंटरेस्ट रेट्स को कम। क्या जगह है इंटरेस्ट रेट को कम करने की? बिल्कुल जगह बन रही है अब, और मेरे ख्याल में 1 नहीं 2% से रेट को कम होना चाहिए। स्टेट बैंक ने इंस्टीट्यूशनल जो है वो अपनी जो है वो इनपुट दी और ये करेंसी जो है वो आपकी स्टेबलाइज हुई। फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपना काम किया, स्मगलिंग होर्डिंग को कम करने में मदद दी। तो देखें, उसके रिजल्ट्स भी आए हैं, स्टेबलाइजेशन भी हुई। अब यहाँ से हमें आगे कैसे बढ़ना है? IMF अगर ये कहता है कि जी आप रेट को नीचे बहुत ज़्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ती है, अखराजात बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट के अपने अखराजात भी रुक नहीं रहे, फिस्कल साइड पे भी जो है वो रूम अच्छा खासा उनको मिलता है, तो वो फिर अपनी फिस्कल पोजीशन ठीक नहीं करते, यहाँ से अखराजात बढ़ जाते हैं और कम रेट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट्स होना शुरू हो जाती है। जब इम्पोर्ट्स होना शुरू होती है तो डॉलर आपके पास रहता नहीं है वापस जो है कर्जाजात देने के लिए। मेरे ख्याल में ये भी कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है हमें देखना कि क्या हम वही कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ चलें कि आज रेट बहुत ज़्यादा कम कर दें और फिर आगे जो है वो हमारा वही हालात हो जाए, या फिर इंटरेस्ट रेट को यहाँ रखकर एटलीस्ट कम करना चाहिए, बिल्कुल कम करना चाहिए, लेकिन किस हद तक करना चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में पूरा जो है फ्रेमवर्क लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चले आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।